तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवाजी केयर पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन देख चुके थे और आज की जो है इस वीडियो में जो है 101वां नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है? 101 से जो है स्टार्ट करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने जो है 100 तक क्वेश्चन देख लिए थे और आज जो है इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है? क्या मेथिल ऑरेंज? तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रेजिया, ठीक है? हाइड्रेजिया जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है जब उत्पाद के रूप में डैश प्राप्त हो, ठीक है? या अम्ल, क्षारक, लवण या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है लवण इसमें क्या है राइट होगा, ठीक है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है जब उत्पाद के रूप में क्या हो, हम लवण प्राप्त हो, ठीक है? क्या हो, हम लवण प्राप्त हो तब इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 103 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सारे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है? असत्य कथन पूछा है, तो पहला क्या है, सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। तो ये बात क्या है, इसमें बिल्कुल गलत है, ठीक है? क्योंकि सभी जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो ये क्या है, पहला ही इसमें असत्य हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर दिया गया कि क्षारक की प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है? संक्षारक होती है, तो ये भी सही है। क्षारक का स्पर्श साबुन की तरह एवं स्वाद कड़वा होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, पहला गलत है, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होती है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार का जो स्पर्श होता है वो साबुन की तरह तथा स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, इन्हें कभी भी चुना चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है हानिकारक होते हैं, ठीक है? तो चलिए 104 नंबर का क्वेश्चन है, नींबू के रस की जो है प्रकृति होती है, ठीक है? क्या अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या फिर निर्धारित? तो ध्यान रखिएगा, जो नींबू की रस की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है? अम्लीय इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नींबू के रस का जो पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 2.2 इसका जो है पीएच होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये क्या है, अम्लीय हो जाएगा। और आपको पता होगा कि पीएच स्केल में जब किसी पदार्थ का जो है मान 7 होता है तो वो क्या था, उदासीन रहेगा। 7 से कम जब भी किसी पदार्थ का मान रहेगा तो वो अम्लीय आएगा। और 7 से प्लस होने पर क्षारीय आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा, अम्लीय। और इसकी जो प्रकृति है अम्लीय होती है, ठीक है? 0 से 7 तक जो है अम्लीय प्रकृति और 7 से उदासीन प्रकृति, 7 से 14 तक जो है क्षारीय प्रकृति मानी जाती है, ठीक है? 105 नंबर का क्वेश्चन है कि नेटल नामक शासकीय पादप में उपस्थित होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 106, मंड डोली की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है? मंड होली क्या दिया है, मंड होली की जो पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा भरतपुर में स्थित है, ठीक है? ये पहाड़ी आपको ध्यान रखना है, ये जो है भरतपुर के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 216 मीटर, ठीक है? 216 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। 107 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं है, ठीक है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर सिरोही? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा सिरोही। सिरोही राजस्थान के पर्वतीय भाग में स्थित जिला है, तो इस प्रकार से सी के इसमें शामिल नहीं रहेगा। राजस्थान का सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा है, ठीक है? सबसे पूर्व वाला पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पूर्व में जो हो जाएगा वो हो जाएगा धौलपुर, ठीक है? राजस्थान में जो है सबसे पूर्ववर्ती जिला धौलपुर तथा सक, अगर पूछा जाए सबसे पश्चिमी वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी तथा उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, ठीक है? तो ये अंतर तो लगभग सभी को पता है, 43 किलोमीटर है, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना आपको कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 869 है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हो जाएगी राजस्थान की 826 किलोमीटर है। तो इनमें जब आप अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। आड़ोती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आंसर होगा 12। उसके बाद में 111 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? तो नहीं ये पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है इनकान में क्या है, इसमें सही हो जाएगा। बाकी इनकान में 13 और 7 का पूरा भाग जाता है, तो इस प्रकार से ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है?
अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि किससे संबंधित है, गणित से। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है आंसर हम बता देते हैं। तो इसमें जाएगा हमारा 225, सॉरी 225 जो इसमें से आंसर होगा। प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको जब आप याद करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसमें 97 आएगा, ठीक है। बाकी ये जो है आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। ये जो हम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। और 115 में जो पूछा गया है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। असत्य कथन पूछा गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो ये बात क्या इसमें गलत है, ठीक है। शब्दार्थ कथन प्रणाली का प्रयोग किस कक्षा से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है कक्षा 4 से 5। शब्दार्थ कथन प्रणाली का प्रारंभ 4 से 5 से ही हो जाता है, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक कक्षा तक ये चलता है। और इस प्रणाली में शिक्षक किसी छात्र से कविता पढ़ने को कहता है और कठिन शब्द का अर्थ बताते हुए, पद्य का अर्थ भी बताते हुए शिक्षण कार्य भी करवाया जाता है, ठीक है। शिक्षण कार्य इसमें करवाया जाता है। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृत सिद्धांत निम्न में से किस कथन के बारे में विचार नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मानसिक अनुशासन का उत्तम साधन है, ये क्या इसमें गलत है। 118 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि निगमन प्रणाली पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी प्रयोग प्रणाली, सहयोग, ये भी इसमें शामिल है। व्याकरण शिक्षण की 2 प्रणालियां, ये आपको ध्यान रखना है। पहली जो है निगमन, जिसे सिद्धांत प्रणाली कह सकते हैं। निगमन प्रणाली के अंतर्गत सूत्र प्रणाली व पाठ्य पुस्तक प्रणाली तथा आगमन प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग प्रणाली व सहयोग प्रणाली को रखा जाता है। हिंदी शिक्षण की अनुकरण परिस्मरण विधि है, ठीक है। तो कौन सी है इसमें, क्या प्रत्येक, व्याकरण अनुवाद, संगठन या फिर संरचनात्मक। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सी हो जाएगी, संगठनापरक। तो इसको जो है आप सॉल्व करके देखिएगा। इसको हम जो है आपके लिए छोड़ रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। एक तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि उपयुक्त स्थितियों को खोज कर उनसे गणितीय सिद्धांत का सामान्यीकरण एवं अमूर्तन करना, ये उक्त कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन हो जाएगा J.N. कपूर का, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि की विशेषता नहीं है, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है कि इस विधि में रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो बात ये क्या है, सही है। पहला तो इसमें सही है कि इसमें रटने की क्या आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि से बालक में अन्वेषण क्षमता विकसित होती है, सही है। उसके बाद में बालक में नवीन ज्ञान सीखने की रुचि उत्पन्न होती है, ये भी सही है। ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, तो ये बात इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। क्योंकि ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि छोटी उम्र के बालकों में तर्क शक्ति अपेक्षित स्तर की जो नहीं होती है, ठीक है। तर्क शक्ति का जो है अभाव होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ठीक है इसमें गलत हो जाएगा। आगमन विधि की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आगमन विधि की जो अवस्था कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा परीक्षण, 4 होती है, ठीक है। निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र नहीं है, ठीक है। तो पहला दिया गया है कि सामान्य से विशेष की ओर, तो ये तो क्या है इसमें शामिल है। बाकी प्रत्यक्ष से परमाणु की ओर, जो कि इसमें क्या है गलत है, ठीक है, ये नहीं होता है। बाकी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये भी होता है। नियम से उदाहरण की ओर, ये भी होता है। बाकी बी ऑप्शन क्या इसमें गलत है, क्योंकि ये जो होता है ये किसमें होता है, आगमन विधि से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। 128 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक तथ्य स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उक्त विचार प्रकट किया था क्या थॉर्नटाइक, स्पेनर, हर्बर्ट या फिर कनिंघम। तो 128 में जो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेंसर, ठीक है। 129 नंबर का क्वेश्चन है अनुसंधान विधि का सिद्धांत है, ठीक है। अनुसंधान विधि का कौन सा सिद्धांत है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है क्रियाशीलता और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो उपरोक्त सभी क्या इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि का कौन सा गुण नहीं है इसमें से? सबसे पहले दिया गया कि बालक स्वाभाविक गति से कार्य करता है। ठीक है, तो बालक जो है स्वाभाविक गति से कार्य करता है, तो बात तो क्या है, सही है। फिर दिया गया है कि बालक में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, तो ये भी सही है। फिर सी ऑप्शन है कि अधिक छात्र होने पर यह विधि आसान होती है, तो ये बात क्या इसमें गलत है। बालक को समूह में कार्य करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो बात ये सही। तो ऑप्शन सी क्या इसमें गलत है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक होने पर संचालन में जो है बाधा उत्पन्न होती है, तो ये क्या इसमें गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आसान दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बाधा उत्पन्न होती है, तो ये वाला केस में गलत है। 131 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, योजना वह उद्देश्य पूर्ण विधि है जो पूरी तरह से मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। परियोजना विधि के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कथन किसका है? किलपेट्री का। 132 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए इसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो समिति गठित की गई थी, ये जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो है इस समिति का क्या है, गठन किया गया था। 133 है, वर्तमान पाठ्यशाला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला जो दिया है, यानी कि कक्षा 1 से 2 में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन शामिल किया है, तो ये क्या है, इसमें गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है इसमें क्या है, सही है। सामाजिक अध्ययन का एक विषय के रूप में सबसे पहले उदय किस देश में हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक अध्ययन का एक विषय के रूप में जो सबसे पहले उदय हुआ था, वो किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का एक विषय के रूप में सबसे पहले प्रारंभ 1892 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1892 में हुआ था अमेरिका में। पुस्तक टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल्स के लेखक हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट रखना है, तो ये रखना है किसके, ये हो जाएगी ऑर्थर बाइनी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है आपको। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज एंड सेकेंडरी स्कूल। टॉक्स टू टीचर्स नामक व्याख्यान श्रृंखला किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ की? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स के द्वारा जो है ये प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार निम्न में से किसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक को शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना व्यक्ति की प्रकृति। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, क्या व्यवहार को सिखाने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, या फिर सभी? तो ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का जो उपयोग होता है वो उपरोक्त सभी में होता है। ठीक है, यानी कि व्यवहार को जानने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए और भविष्यवाणी जानने के लिए, इन सभी में जो है मनोविज्ञान का उपयोग किया जा सकता है, या को याद रखना है। ठीक है, 139 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य यहाँ पे पूछा गया, सबसे पहले दिया है, ये बालक को केंद्र बिंदु मानता है, तो ये तो बात क्या है इसमें, ठीक है। ठीक है, ये बात इसमें सही है कि बालक को जो है केंद्र बिंदु मानता है, ये माता पिता के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है, तो ये बात इसमें गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिया गया है कि ये शैक्षिक नवाचारों को शामिल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 में गलत हो जाएगा। 140 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ये जो दिया गया था, इसमें ऑप्शन बी, यानी कि माता पिता के स्वभाव को ज्ञान प्रदान करता है, ये क्या गलत है। जबकि इसमें क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों तथा अभिभावकों को बालकों के स्वभाव का ज्ञान देता है। ठीक है, 140 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण अधिकार कर लिया है, ये कथन दर्शाता है, तो ये कथन क्या दर्शाता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को, तो ऑप्शन सी इसमें से आंसर होगा। 141 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो ध्यान रखिएगा, वर्डिमर इसमें क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वर्डिमर
42 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। ठीक है, प्रकार्यवाद संप्रदाय किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो है आपने अगर शिवा एजुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या ग्रीक, लैटिन, जर्मन या फिर फ्रांस? तो ध्यान रखिएगा, ये किससे हुई थी? ग्रीक भाषा से। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइकोलॉजी शब्द से हुई है। ठीक है, 144 नंबर का क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इसका इतिहास काफी छोटा है। कथन किस मनोविज्ञान के विचारों को प्रकट करता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एबिंगहॉस का। ठीक है, ये कथन किसका है? एबिंगहॉस। निम्न में से शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध मनोविज्ञान जो है बाल मनोविज्ञान को माना जाता है। उसके बाद में 143 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेक्स 8842। ठीक है, वेक्स 8842 को छोड़कर से सभी के सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे आरक्षण कार्य के लिए उपयुक्त कंप्यूटर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेलवे आरक्षण कार्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं कौन से होते हैं? मेन फ्रेम होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार में जो है बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता जो होती है कार्य करने की बहुत बहुत क्या अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। इन कंप्यूटर पर एक ही समय में कई व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किया जा सकता है। ठीक है, कई व्यक्तियों का कार्य किया जा सकता है एक ही समय में। इसका उपयोग प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियां, अनुसंधान संस्थान व बड़े व्यावसायिक संगठन के तौर पर किया जाता है। 148 नंबर का क्वेश्चन है कि माइक्रोचिप निम्न में से किस जनरेशन में प्रथम बार प्रयुक्त की गई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थ चतुर्थ पीढ़ी में जो है इनका प्रयोग किया गया था। और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने में एकीकृत परिपथ यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे VLSI बोला जाता है, प्रयुक्त हुए थे। इन परिपथों में कई इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते थे और इस कारण इस परिपथ को जो है माइक्रोचिप कहा जाता है। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन 404 तैयार किया गया था। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा ये किसका है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 150 नंबर का क्वेश्चन हमारा, टेबल के जिस आकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, बाकी कॉलम किसे कहते हैं? तो कॉलम कहते हैं टेबल की खड़ी लाइनों को और पंक्ति जो है टेबल की आड़ी लाइनों को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो हमने 50 क्वेश्चन को यानी कि लगभग जो है 40 क्वेश्चन को देख चुके हैं, क्योंकि हमने जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे गणित के। तो इस प्रकार से आप जो है मिलान करके बताइएगा, ठीक है, कि आपके जो कितने क्वेश्चन राइट हुए, और ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए शिवाजी के साथ में।